नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र द ट्रू माइक में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ तस्वीरें आपको नहीं दिखाने का मेरा मन है। नहीं दिखाने का इसलिए क्योंकि वो तस्वीरें बड़ी विभत्स हैं। लेकिन अगर मैंने आपको वो तस्वीरें नहीं दिखाई तो आप सिस्टम का वो असली चेहरा नहीं देख पाएंगे जो उन तस्वीरों में नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भिवाड़ी के खैरथल तिजारा इलाके में खुशखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र की, जहां पर आग बुझा ली गई है एक बड़े विस्फोट के बाद। लेकिन सवाल अभी भी धधक रहे हैं। 7 लाशें वहां से बरामद हो चुकी है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और 2 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ये तमाम लोग बिहार के मोतिहारी और चंपारण जिले के रहने वाले थे, यानी कि अपने प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का स्थायी पता बनकर रह गए। बड़ी बात यह है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस फैक्ट्री का असली मालिक कौन है। और यह बड़ी बात ही नहीं है, यह बड़ी लापरवाही भी है कि प्रशासन यह जानता ही नहीं है कि इस फैक्ट्री का मालिक कौन है। खैर, यह जानना जरूरी नहीं है कि इस फैक्ट्री का मालिक कौन है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। वो मजदूर, फैक्ट्री मालिक या फिर प्रशासन, जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां थी चेकिंग की। रूटीन चेकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर मॉनिटरिंग हो रही थी तो फिर यह काम कैसे चल रहा था। अब आप पूछेंगे कि काम चल क्या रहा था। मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री को लाइसेंस मिला था रेडीमेड गारमेंट कपड़ों का, लेकिन वहां सिलाई की मशीन नहीं चल रही थी, वहां पर मौत की मशीन चल रही थी। जिन पटाखों के निर्माण पर बैन है वो पटाखे वहां पर बनाए जा रहे थे, बारूद लाया जा रहा था, और वो भी पूरी फैक्ट्री का दरवाजा बंद करके। मजदूर वहां काम कर रहे थे, दर्जनों की संख्या में वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, दरवाजा बंद था, काम अंदर चालू था। बारूद को आने के लिए रास्ता मिल गया, मजदूरों को आने के लिए रास्ता मिल गया, लापरवाही को आने के लिए रास्ता मिल गया, लेकिन प्रशासन को रास्ता नहीं मिल पाया कि वह जाकर जांच कर सके कि इस बंद फैक्ट्री में क्या हो रहा है। और आज से नहीं, करीब 1 साल से अधिक का समय हो चुका कि उसके अंदर लगातार काम चल रहा था। अगर ये विस्फोट नहीं होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती, और प्रशासन का ये जो काम है, जो जांच का काम है, जो मॉनिटरिंग का काम है, उसमें वो कितना काम कर रहे हैं इसका पता नहीं लग पाता। अभी तक ये सामने आया कि फैक्ट्री का मेन गेट जो है वो बंद करके और चोरी छुपे जो है काम होता था इसमें, और दिन में भी काम चालू होना सामने आया है। फैक्ट्री में क्या बन रहा था प्रशासन नहीं जानता, फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है ये भी प्रशासन नहीं जानता, फैक्ट्री किसके नाम है ये भी प्रशासन नहीं जानता। तो फिर प्रशासन क्या जानता है? प्रशासन जानता है कि मुआवजा देना है और बात को रफा दफा करना है, अधिकारियों से या फिर नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, बस मीडिया को समझाना है, ठंडे छींटे देने हैं। लेकिन इन ठंडे छींटों से ये राख नहीं बुझती। विशेषज्ञों की माने तो करीबन 10 किलो विस्फोट जिससे फटाखा बनाया जा रहा है, वो 10 किलो विस्फोट अगर एक जगह हो जाए तो 2000 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। और उसी तापमान में झुलस गए बिहार के मोतिहारी और चंपारण के लोग, वो लोग जो रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन मौत ने उनको यहां रोक दिया। प्रशासन की लापरवाही ने उनको झुलसने पर मजबूर कर दिया, और इतना झुलस गए कि प्रशासन अब डीएनए टेस्ट के लिए उनके सैंपल लेता फिर रहा है। यह नौबत नहीं आती अगर प्रशासन पहले जाग गया होता तो धमाका नहीं होता। लेकिन क्या धमाकों के बाद ही प्रशासन के कान में आवाज पहुंचती है? क्या तभी वो तस्वीरें देख पाते हैं? और बड़ी बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री का ट्वीट आया उसके बाद यहां के मंत्री पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक पहुंचते हैं, और यहां के सीएम भी उसको ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करना चाहिए, संवेदनाएं जतानी चाहिए, लेकिन संवेदनाओं की स्पीड इतनी तेज क्यों होती है? क्या उससे अधिक स्पीड इन सब चीज़ों को जांच करने की नहीं हो सकती? क्या निरीक्षण की स्पीड इससे तेज नहीं हो सकती? क्या इस लापरवाही को रोकने की स्पीड इससे तेज नहीं हो सकती? लेकिन ट्वीट की स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि संवेदनाएं कई बार वोट बैंक का भी काम करती हैं। यह हादसा था या प्रशासन की मौन सहमति थी? 2 धमाके के बाद लोगों के कानों तक पहुंच गई। ये सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि सीधे सीधे इसका जिम्मेदार वो है जिसके पास जिले की जिम्मेदारी है, मतलब कलेक्टर, जो हादसे के बाद वहां पहुंचते हैं। लेकिन कलेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो साप्ताहिक या फिर पखवाड़ा में एक मीटिंग करें, औद्योगिक क्षेत्र में क्या चल रहा है, कौन सी फैक्ट्री बंद है, कौन सी में काम हो रहा है, उसकी जानकारी लें, किस पर ताले लगे हैं और किस में ताले के अंदर काम हो रहा है, इसकी जानकारी लें। लेकिन कलेक्टर सिर्फ ये कहने आती हैं कि यहां पर एक लापरवाही देखी गई है, हादसा हो गया है, झुलसी लाशों को निकाला जा रहा है, अब पहचानने का काम करेंगे।
अगर ये पहचान आपने पहले खोज ली होती, अगर इन लाशों को पहले जब ये जिंदा थे ये जानने की कोशिश की होती, तो ये मुआवजे नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो यहाँ मुआवजा लेने नहीं आए थे, वो यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने आए थे और उसके बाद अब अपनी पहचान तक खो चुके हैं। वो पहचान बन के रह गए हैं जो सिस्टम की लापरवाही है, उसका स्थायी पता बन गए हैं वो, कि किस तरह सिस्टम ने लापरवाही की और कहाँ की। हर कोई सर्च मार रहा है, सोशल मीडिया पर, गूगल पर, टीवी पर, अखबार में, सब देख रहे हैं। लापरवाही का स्थायी पता कहाँ है? लापरवाही का स्थायी पता खैरथल, खुशखेड़ा, वो औद्योगिक क्षेत्र जहाँ अभी भी वो आग नहीं है, लेकिन सवालों की आग धधक रही है, सुलग रही है। उसका धुआं प्रदेश में सत्ताधारियों के कानों तक और सेंटर में भी सत्ताधारियों के कानों तक पहुंचा और संवेदनाएं ट्वीट के रूप में आ गई हैं। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है। काश एक ट्वीट ऐसा भी होता कि ट्वीट करें कि फला व्यक्ति जिंदा हो जाए, उसके घर वालों की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाए। यकीन नहीं आता तो उस दर्द को सुनिए, उसके साथ काम करने वाले लोगों को सुनिए, उसके पिता को सुनिए, क्योंकि एक पिता के सामने जब अपने बेटे की झुलसी हुई लाश आए, उसको कहे कि उसको पहचानिए, तो समझिए कि उसके दिल पर कैसा पहाड़ टूटता होगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं उसके पिता और उसके मित्र। 14-15 यही काम कर रहा था वो 7 महीने से। सत्येंद्र जी, कभी उसने मिंटू ने कभी आपको बताया था कि वो क्या काम करता है? आपने कभी पूछा था कि तुम क्या काम करते हो? नहीं, वो कहता था ऐसे हम पराके वाला में काम करते थे। क्या बताता था? पराके वाला में काम करते हैं, हाँ, ज्यादा महीना देता है। सैलरी ज्यादा देता है। उसको महीना 22,000। सर देखिए, मैं मजदूरी कर रहा था बाहर, मेरे को था फोन किया अच्छा। कि तुम्हारा भाई आग लग गया है कंपनी में। अच्छा। तो मैं गया तो मेरा भाई शीशा तोड़ कर निकल गया। शीशा तोड़ के निकला है जी। अभी क्या स्थिति है उसकी? सही है, थोड़ा कान पर जो है ना, उसका कान कट गया है, थोड़ा पीठ पर थोड़ा फट गया है। कितना पैसा मिलता था? कहाँ से आया था काम करने यहाँ? जी, हमारा भाई को इसमें सैलरी देता था 22,000। 22,000। जी। तुमको पता था कि यहाँ पटाखे बनते हैं? जी, हमको कभी कभी तुम भी जाते हो? हाँ, हम खाली घूमने जाते थे, काम करने नहीं जाते? जी नहीं, काम करने नहीं। गेट पे ताला रहता था क्या बाहर? हाँ, बाहर से ताला क्या मारते स्थिति थी वहाँ पर, बताओ थोड़ा। जो पाउडर होता है ना, हाँ बारूद, हाँ। उसको मिलाकर तब मिसाइल बनता था। आपने पिता और मित्र को सुना, वो दर्द भी सुना, और मैं ये तस्वीरें बिल्कुल दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि तस्वीरें जब आप देखेंगे तो सिस्टम के चेहरे की असली तस्वीर आपको इसमें नज़र आएगी। कलेक्टर भी आनंद फानन में वहाँ पहुँच गई थी। उसके अलावा रिको इंडस्ट्रियल एरिया का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो भी वहाँ पर पहुँचे। सब मान रहे हैं कि लापरवाही थी, बारूद था, बारूद बरामद भी हुआ है। ये कोई और लोग भी हो सकते थे, हालांकि अभी जांच का विषय है कि पटाखे बन रहे थे या कुछ और ही तैयार हो रहा था। बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है, और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है, और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। सिस्टम फेल क्यों हुआ? सिस्टम के पास जानकारी क्यों नहीं थी? सिस्टम मौन क्यों था? अगर मौन नहीं था तो फिर जांच क्यों नहीं की गई? पहले ही क्यों नहीं पता किया गया कि बंद फैक्ट्री में चल क्या रहा है? क्योंकि ताला फैक्ट्री के बाहर नहीं था, ताला प्रशासनिक कर्तव्यों पर लगा हुआ था, ताला प्रशासन की जिम्मेदारी पर लगा हुआ था, और फिर लापरवाही ने एक साथ उस ताले को तोड़ दिया। जिस ताले को तोड़कर प्रशासन अंदर पहुंचा, वहां पहले भी जा सकता था, लेकिन ताला तोड़ता कौन? प्रशासन मौन था, और ये मौन ही प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही थी। और प्रशासन मौन कब होता है, ये आप हम सब जानते हैं। ये जनता जानती है कि प्रशासन की चुप्पी क्यों होती है। फैक्ट्री में 1.5 साल से अगर काम हो रहा है, अवैध रूप से हो रहा है, और प्रशासन मौन है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी? क्या प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? क्या सरकार उन प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करेगी? क्या कलेक्टर पर कोई गाज गिरेगी? क्या रिको इंडस्ट्रियल एरिया का जो कमांडिंग ऑफिसर है उस पर गाज गिरेगी? ये बड़े सवाल हैं। और गिरेगी क्यों? अब तक तो गिर जानी चाहिए थी, क्योंकि लाशें क्या जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रही हैं? अच्छा, पहचान नहीं पा रहे हैं, अभी डीएनए टेस्ट लेंगे, डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे, फिर लैब में भेजेंगे, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर फाइलों में नाम आएंगे,
फिर तय करेंगे कि कौन कितना झुलसा है, उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। क्या सिस्टम है? सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें बहुत भयानक हैं और उस तस्वीरों में चीख पुकार भी है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। श्रमिक, जिसका इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, मजदूर जिसके कंधों पर देश की नींव खड़ी होती है, बड़े बड़े निर्माण, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, वो संसद भवन तक जिसमें सरकारें विराजती हैं, वो भी मजदूर ही बनाते हैं। लेकिन ये मजदूर आखिर यूँ झुलस जाता क्यों है? ये मजदूर आखिर अपनी पहचान के लिए मोहताज हो जाता क्यों है? आखिर वो रोटी के लिए दर दर भटकता क्यों है? जब वो बिहार से महाराष्ट्र पहुंच जाए तो उस पर भाषाई बैरिकेड्स लगाए दिए जाते हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। वो अगर राजस्थान आ जाता है तो उससे अवैध काम करवाए जाते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा होता, वो जानता है कि क्या वैध है क्या अवैध है, तो क्या वो ये काम करता? शायद नहीं करता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही नहीं जान पा रहे हैं कि अवैध काम हो कहाँ रहा है। जिन पर जिम्मेदारी है, जिनको सरकार मोटी तनख्वाहें दे रही है, उनको नहीं खबर है कि अवैध काम हो कहाँ रहा है। तो बिहार से आने वाला व्यक्ति यहाँ कैसे जान पाएगा कि अवैध काम कहाँ हो रहा है? अब मुआवजों के मरहम लगाए जाएंगे, लेकिन ये मुआवजे किसी की जिंदगी नहीं लौटा सकते, उस परिवार में खुशियां नहीं लौटा सकते जिसकी महिलाएं विलाप कर रही हैं। 20, 15, 22 हज़ार तक की तनख्वाहें वहाँ पर है, जो कि प्रशासन वहाँ बता रहा है। जब मीडिया ने सवाल किया तो जवाब मिल रहे हैं कि 20-22 हज़ार रुपये में वो लोग यहाँ काम कर रहे थे, अपने घर भी खर्चा भेज रहे थे। घर वालों को उम्मीद थी कि शायद होली पर मेरा बच्चा, मेरा बेटा घर आएगा, मेरा पति घर आएगा। लेकिन अब होली नज़दीक है, यहाँ भी एक दहन हुआ है, होली से बड़ा दहन, होली का दहन से बड़ा दहन, जहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही धू-धू करके जल रही है, व्यवस्थाएं राख हो गई हैं। समेट लीजिए। क्या इंतजार करता रहेगा प्रशासन की और कोई बड़ा हादसा हो, या फिर हादसा होने के बाद ही उनके कानों में आवाज पहुंचेगी? क्या मजदूर यूं ही राख के ढेर में तब्दील होता रहेगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुआवजों से ये मरहम लगने वाले नहीं है। ट्वीट से बाहर आकर आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। वहाँ के मंत्री जो वहाँ पहुँचे हैं, वन मंत्री संजय शर्मा, क्या उनकी जानकारी में ये चीज़ नहीं थी? कलेक्टर जो वहाँ पहुँची हैं, उनकी जानकारी में ये चीज़ नहीं थी? वहाँ के एसडीएम, एडीएम, वहाँ का लोकल थाना, क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी नहीं थी तो इन सब पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि किसी का बेटा गया है, किसी का पति चला गया है, और किसी माँ बाप की तो उम्मीदें ही चली गई हैं। इसलिए द ट्रू माई के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, आगे किसी का बेटा यूं ना जाए, आगे किसी के घर वालों को इस तरह विलाप ना करना पड़े, और आगे इस तरह की तस्वीरें ना बने कि राख के ढेर में एक पिता अपने बेटे को तलाशता रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है। ये मजदूर या बेटे की तलाश नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारियों की तलाश है जो आप भूल चुके हैं। तो द ट्रू माइक पर आपने तस्वीरें देखी हैं जिसको मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं नहीं दिखाता तो मैं फिर कह रहा हूं कि सिस्टम का असली चेहरा सामने नहीं आता। सिस्टम का ये चेहरा देखकर आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका जहन क्या कहता है? लिखें, हमें कमेंट करें द ट्रू माइक के पेज पर। नमस्कार, जय हिंद।